दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, न जाने कई लोगों की जिंदगी भी हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्तों के साथ एक ऐसा शर्मनाक खेल खेला जाता है जिसके वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन असलियत जब लोगों को पता चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है एटा, और इसी एटा का एक थाना पड़ता है नया गांव। नया गांव थाने के अंतर्गत एक गांव आता है असदपुर, और इसी असदपुर गांव के रहने वाला रामविलास की पत्नी का नाम गायत्री। रामविलास के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा मुखराम, दूसरा बेटा अनिल और तीसरा बेटा भूप। रामविलास अपने 2 बेटों की शादी कर चुका है, जिसमें मुखराम की पत्नी का नाम रजनी और अनिल की पत्नी का नाम पुष्पा। अनिल जिसकी उम्र है लगभग 28 वर्ष, पुष्पा जिसकी उम्र है लगभग 26 वर्ष। रामविलास के तीनों बेटे दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और तीनों एक साथ ही रहते हैं। मुखराम अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखता है। अनिल की पत्नी गांव में रहती है। लेकिन अनिल के शादी का मात्र अभी 5 साल ही गुजरा था कि अनिल दिल्ली की नौकरी छोड़ देता है और हमेशा के लिए गांव में आ जाता है, और फिर अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम शुरू कर देता है। बात कर रहा हूं मैं 21 जून 2014 की रात्रि के वक्त। रामविलास का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। खाना खाने के वक्त सो जाता है। अगली सुबह गायत्री अपनी बहू से कहती है कि अनिल को जगा दो। पुष्पा कहती है कि मैं किचन में हूं, आप खुद ही जाकर उन्हें जगा दीजिए। गायत्री जब अपने बेटे को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो अनिल अपने कमरे में नहीं होता है। गायत्री अपने बहू से कहती है कि शायद अनिल बाहर चला गया है। इस पर पुष्पा कहती है कि बाहर का तो दरवाजा अभी खुला ही नहीं, हो सकता है कि वो छत पे गए हों, आप छत पे जाकर के देखिए। गायत्री जब अनिल को देखने के लिए छत पे जाती है, छत का जब नजारा देखती है, गायत्री चीख चीख कर रोने लगती है। दरअसल छत पे ही अनिल का डेड बॉडी पड़ा होता है। जैसे इस बात की जानकारी पुष्पा को मालूम चलता है, पुष्पा भी जब अपने नजरों के सामने अपने पति को मृत अवस्था में देखती है तो दहाड़े मारकर रोने लगती है। चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दी जाती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, अनिल की डेड बॉडी को बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। अनिल की डेड बॉडी पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था, लेकिन उसके गले पे एक निशान साफ दिखाई पड़ रहा था, जिसे देख करके साफ लग रहा था कि शायद अनिल की गला घोट कर की हत्या की गई है। पुलिस घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करते हैं। उसके बाद पुलिस के हाथों में तब भी कुछ नहीं आता। पुलिस जब इस हत्या के बारे में अनिल के पूरे परिवार वाले से पूछताछ करते, उसके बाद सबके सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमें नहीं मालूम अनिल की हत्या किसने की। आखिरकार पुलिस सबसे पहले अनिल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही अनिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा होता है कि अनिल का दम घुटने की वजह से ही मौत हुई है, लेकिन अनिल के शरीर में जहर का भी अंश मिलता है। जैसे इस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलता है, पुलिस को लगता है कि शायद अनिल की हत्या उसके घर के परिवार वालों ने ही किया। लेकिन इसलिए पुलिस अब अनिल के पूरे परिवार से एक एक करके पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन सबके सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमने अनिल की हत्या नहीं की है। लेकिन पुलिस को भी कहीं ना कहीं अनिल के पूरे परिवार पे गहरा शक चला जाता है। इसीलिए शक के आधार पर पुलिस अनिल के पूरे परिवार को मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। लेकिन पुलिस जब अनिल के पत्नी पुष्पा के मोबाइल के सीडीआर चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसने एक ऐसा नंबर है जिसपे पुष्पा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राम खिलावन के नाम पे रजिस्टर्ड है। राम खिलावन जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। ये राम खिलावन कोई और नहीं बल्कि अनिल के ही चाचा वेदराम का बेटा है। पुलिस के सामने जैसे इस तरह के डिटेल्स मिलता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पे पुष्पा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है
और सारी डिटेल्स पुष्पा के सामने रखकर पुष्पा से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना शख्स दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर पुष्पा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। पुष्पा, जो फारुखाबाद जिले के रहेशपुर गांव के रहने वाला सुरेश की बेटी है। घटना से ठीक 5 साल पहले अनिल और पुष्पा की शादी होती है। अनिल जब पुष्पा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। उस वक्त अनिल दिल्ली में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शादी का जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है, अनिल भी अपने पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। लेकिन पुष्पा जब दिल्ली जाती है, दिल्ली में मन नहीं लगता उसको। पुष्पा अपने पति से कहती है कि मुझे गांव पहुंचा दो, लेकिन अनिल पुष्पा को गांव पहुंचाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बीच पुष्पा प्रेग्नेंट हो जाती है। पुष्पा जब प्रेग्नेंट हो जाती है और आखिरकार अनिल के माता पिता अनिल के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि पुष्पा को गांव भेज दो, क्योंकि उसका डिलीवरी होने वाला है। क्योंकि उसका डिलीवरी वहां पे होता है तो तुम्हें काफी परेशानी होगी। आखिरकार अनिल अपने माता पिता की बात मान लेता है और पुष्पा को गांव भेज देता है। जब समय आता है, पुष्पा एक बेटे की जन्म देती है। पुष्पा जब घर में एक बेटे के जन्म देने के बाद घर में जब पोता आता है तो खुशी का माहौल छा जाता है घर। इधर अनिल दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी तो करता ही है, साथ ही साथ एक प्लॉट खरीदने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। लेकिन पुष्पा जब गांव में अकेले रहने लगती है, अपने पति की याद सताने लगती है। इसीलिए पुष्पा बार बार अनिल का नंबर पर फोन करती है और उसे गांव बुलाने की बात कहती है। अनिल हर 2-3 महीने पे 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आता तो है, लेकिन 2 ही 4 दिन के बाद वापस चला जाता है। जब बार बार यही प्रक्रिया होना शुरू होता है तो पुष्पा को अपने पति के ऊपर ही शक चला जाता है। पुष्पा को लगता है कि शायद अनिल का दिल्ली में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, इसीलिए 2-4 दिन का छुट्टी लेकर के आता है और वापस फिर चला जाता है। इसी शक के आधार पे पुष्पा भी ये सोच लेती है कि अगर उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है तो वो भी पीछे भी नहीं रहेगी। पुष्पा के रहने वाला पड़ोस में उसके चाचा का लड़का राम खिलावन का, वो जब पुष्पा के घर में कोई नहीं होता, राम खिलावन अक्सर पुष्पा के घर हर छोटे मोटे काम को करता है। राम खिलावन जब पुष्पा के घर के जाता है, पुष्पा की कहीं ना कहीं राम खिलावन के ऊपर ही नीयत डोल जाता है। राम खिलावन जब भी पुष्पा के घर पे जाता है, पुष्पा राम खिलावन के बड़ी ही अजीब नजरों से देखता है। हालांकि राम खिलावन ही इतना छोटा तो बच्चा नहीं था कि पुष्पा के इशारों को समझ ना सकता था। राम खिलावन जब पुष्पा के इशारों को देखता है, राम खिलावन भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी राम खिलावन और पुष्पा के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। राम खिलावन अक्सर पुष्पा के घर पे तभी जाता है जब उसके घर पे पुष्पा के साथ सास ससुर नहीं होते। पुष्पा के घर में ही राम खिलावन और पुष्पा के साथ संबंध बनना शुरू हो जाता है। हालांकि ये बातें पुष्पा के सास ससुर को नहीं पता चलता है, लेकिन पड़ोसियों को शक हो जाता है। तभी पड़ोस के रहने वाली एक महिला गायत्री से कहती है कि राम खिलावन अक्सर तुम्हारे घर में तभी आता है जब तुम लोग घर पे नहीं होते हो। पड़ोसी महिला जैसे इस तरह की बात गायत्री से कहती है, गायत्री को भी अपनी बहू के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए गायत्री भी अपनी बहू के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। आखिरकार एक दिन पुष्पा और राम खिलावन को छत पे शाम के वक्त रंगे हाथ पकड़ लेती है। गायत्री जैसे इस तरह की नजारा देखती है, इस बात से गायत्री काफी गुस्से में ही नहीं आती, बल्कि ये सारी सच्चाई पुष्पा के पति अनिल को बता देती है। अनिल को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पत्नी का उसी के चाचा के लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहा है, अनिल एक फैसला ले लेता है कि दिल्ली से नौकरी छोड़ देता है और हमेशा के लिए गांव में आके रहने लगता है। घर पे आके जब रहने लगता है, अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी भी रखना शुरू कर देता है, जिस वजह से अब पुष्पा राम खिलावन से नहीं मिल पाती है। मिलना तो दूर, बड़ी मुश्किल से राम खिलावन से बात भी कर पाती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पुष्पा राम खिलावन के आदी हो जाती है। राम खिलावन के बगैर वो रह ही नहीं पाती। इसलिए अभी एक दिन पुष्पा राम खिलावन के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे यहां से कहीं दूर लेके चलो। हालांकि राम खिलावन भी पुष्पा के बातों में आ जाता है, लेकिन राम खिलावन पुष्पा से कहता है कि अगर मैं तुम्हें भगा करके ले जाऊंगा तो अनिल भैया मुझे जेल भेज देंगे और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। राम खिलावन पुष्पा से कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना अनिल भैया को इस दुनिया से हटा दे। राम खिलावन जैसे इस तरह की बातें पुष्पा से कहता है, पुष्पा भी राम खिलावन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि पुष्पा भी राम खिलावन को यह बात मान जाती है
और फिर पुष्पा और राम खिलावन मिल करके अनिल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। एक षड्यंत्र के तहत राम खिलावन मार्केट में जाता है और जहर खरीद कर लाकर पुष्पा को दे देता है। 21 जून 2014 को रात्रि के वक्त अनिल का पूरा परिवार जब खाना खाता है, पुष्पा अपने पति के खाने में जहर मिला देती है। खाना वाना खा करके अनिल का पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। अनिल भी गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन पुष्पा को अपने आंखों में नींद ही नहीं आती। वो अक्सर अपने पति को देखती है कि कब उसकी मौत होगी, लेकिन शायद वो जहर अनिल को असर ही नहीं करता। जैसे ही आधी रात गुजरता है, पुष्पा को अब डर सताने लगता है कि शायद अनिल को मौत नहीं होगी। आधी रात को ही पुष्पा राम खिलावन के नंबर पे फोन करती है और उसे अपने घर में बुला लेती है। राम खिलावन जब पुष्पा के घर पे जाता है, उस वक्त अनिल काफी गहरी नींद में सो रहा था। उसी वक्त ही पुष्पा और राम खिलावन मिल करके दोनों अनिल की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर अनिल की डेड बॉडी को उठा करके ले जा